गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 4 ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में पूरा ग्राफ की डेफिनेशन पे क्लास को कंप्लीट किया था। हम आगे लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आगे जो डेफिनेशन बाकी रहेगी वो करेंगे, थ्योरम्स करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्राफों का गुणनफल। क्या पढ़ेंगे? दो ग्राफों का आज हम क्या पढ़ेंगे? दो ग्राफों का गुणनफल। ठीक है, देखो ये तुम्हारे आया हुआ है 2006 में, राजस्थान 2006 में ग्राफों का गुणनफल। देखो डेफिनेशन, माना जीवन तथा G2, माना जीवन, पूरा पूरा लिखो, माना V1 A1 तथा V2 A2 दो ग्राफ है। तो ग्राफ G1 तथा G2 के गुणनफल को G1 मल्टीप्लाई G2 द्वारा दर्शाया जाता है। क्या होगा उसमें? माना V1 E1 तथा V2 E2 दो ग्राफ है। तो ग्राफ G1 तथा G2 के गुणनफल को G1 into G2 से दर्शाया जाता है। ठीक है, और G1 into G2 वह ग्राफ है जिसमें शीर्षों का गुणनफल V1 into V2 होता है। V1 into V2 होता है तथा V1 into V2 के अवयव को V1 और V2 से दर्शाते हैं, जिसे V1 में है तथा V2 है। देखो एग्जाम्पल समझो। देखो क्या बोला, माना V1 E1 तथा V2 E2 दो ग्राफ है। तो ग्राफ G1 तथा G2 के गुणनफल G1 into G2 द्वारा दर्शाया जाता है।
और G1 और G2 वह ग्राफ है जिसमें शीर्षों का गुणनफल V1 इंटू V2 होता है तथा V1 इंटू V2 के अवयवों को V1 V2 से दर्शाते हैं, जहाँ V1 का एलिमेंट है, V2 का वो शीर्ष है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो एक ग्राफ तो लेकर ये U1 V1, ये हो गया G1। एक देखा ये U2 V2 W2, ये हो गया G2। ठीक है, क्या बोला देखो U1 V1 एक ग्राफ भी है और एक है G2 U2 V2 और W2। अब मुझे निकालना है G1 और G2 ग्राफ। कैसे बनेगा देखो U1 का U2 के साथ रिलेशन, ये U1 ये V1 और नीचे बना दिया मैंने U2 V2 W2 बना दिया। देखो क्या आएगा सबको U1 का U2 के साथ रिलेशन, U1 का U2 के साथ रिलेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा U1 U2 गुणनफल का एलिमेंट, U1 का V2 के साथ रिलेशन। ठीक है, U1 का U2 के साथ में और ठीक है, ऐसे सही नहीं बनेगा, पहले अपन मुझे बनाएंगे इसमें। देखो U1 का U2 के साथ रिलेशन, तो ये वाला पॉइंट आ गया U1 U2। ठीक है, फिर U1 का V2 के साथ रिलेशन, ये वाला पॉइंट आ गया U1 V2। फिर U1 का W2 के साथ रिलेशन, ये वाला पॉइंट आ गया U1 W2, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये है G1, ये है G2। मुझे निकालना है G1 क्रॉस G2 और इसके एलिमेंट को कैसे निकालते हैं V1 क्रॉस V2, यानी कि U1 W2 U1 V2 U1 W2, ऐसे V1 U2 V1 U2 V1 V2 और V1 W2। U1 U2 U1 V2 U1 W2 V1 U2 V1 V2 V1 W2 और U1 का V1 के साथ रिलेशन है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये आगे के पास G1 क्रॉस G2। आगे समझ में ये आ गया G1 क्रॉस G2। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। ये मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया U1 V1 W1 और इधर ऐसे ग्राफ बना दिया मैंने U2 V2 W2। ये है ना, देखो रिलेशन U1 U2 फिर U1 V2 फिर U1 W2।
आगे समझिए, फिर आएगी V1 U2, V1 U2, V2 वो V1 V2, फिर V1 W2, ये आ जाएंगे। फिर उसके बाद W1 U2, W2 V2 और W3 W2, W1 U2, W1 V2 और W1 W2, ये तीनों पॉइंट आ गए, इनको मिला दो। अब देखो U1 V1 से मिला हुआ है, मिला दिया, U1 V1 से मिला हुआ मिला दिया, U1 V1 से मिला हुआ मिला दिया, V1 W1 से मिला हुआ है, मिला दिया, ये बन गया। तो ये मत कहना कि दो शीट्स हो तो ही काम चलता है, नहीं, 3 से मिलेगा। ऐसा नहीं, और ये भी ठीक है ना कि ऐसे ही बनेगा, क्या नहीं तीन चार बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे ठीक करे, आगे देखो, आगे इसका स्क्रीनशॉट दे लो, 2 ग्राफों का गुणनफल हो गया, समझ में आया ना। बेटा तो इसको अब पढ़ेंगे, देखो 2 ग्राफों की तुल्यकालिका यानी कि तुलना। ये 2006 में आया है, तुल्यकालिका वाला 2008 में आया है। डेफिनेशन 2008 में डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन करना भी जरूरी है। देखो 2 ग्राफों में तुल्यकालिका, क्या बात हुई आज? अब बात हो रही 2 ग्राफों में तुल्यकालिका। देखो माना जी V1 E1 तथा जी V2 E2 2 ग्राफ है। माना जी V1 E1 तथा जी V2 E2 2 ग्राफ है। तो G1 तथा G2 तुल्यकालिक कहलाते हैं। माना जी V1 E1 तथा जी V2 E2 2 ग्राफ है, तो G1 तथा G2 तुल्यकालिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तुल्यकालिक कहलाते हैं। यदि ग्राफ G1 के
शीर्षों V1 से ग्राफ G2 के शीर्षों V2 में एक फलन इस प्रकार परिभाषित है। फर्स्ट कि f एक ही की हो, सेकंड f आच्छादक हो, और थर्ड प्रत्येक समुच्चय B में V1 में दो शीर्षों U तथा V के मध्य कोई कोण E विद्यमान है E1 में, तो समुच्चय V2 में FU और FV के मध्य कोई कोण FE E2 में विद्यमान हो। आई चीजों में देखो तुल्य कार्य का दो ग्राफों में तुल्य करता है। माना G V1 E1 तथा G V2 E2 दो ग्राफ है। माना G V1 E1 तथा G V2 E2 दो ग्राफ है, तो G1 और G2 तुल्य कार्य कहलाते हैं। कब? यदि ग्राफ G1 की शीर्ष V1 से ग्राफ G2 की शीर्ष V2 में एक फलन इस प्रकार f V1 से V2 इस प्रकार परिभाषित है कि f एकीकीय f आच्छादक है। समुच्चय V1 में दो शीर्ष U और V के मध्य कोई भी कोण है, मध्य कोई कोण E बिलोंग टू E1 है, तो समुच्चय V2 में FU और FV के मध्य कोई कोण FE E2 में विद्यमान होगी। तो यह है तुल्यकालिता की डेफिनेशन। अब हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे कि तुल्यकालिता कैसे होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
देखो आगे देखो, एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल एक तुल्यकार्ता देखेंगे, तुल्यकार्ता है क्या, ये ग्राफ है G1, एक ग्राफ है हमारे पास G2, देखो V1 V2 V3 V4, ये हमारे पास है GP, एक ग्राफ है हमारे पास में V1 डैश V2 डैश V3 डैश V4 डैश और V5 डैश। इसमें एक B2 पॉइंट हो रहा है, देखो यहाँ V5, देखो इसमें 1 2 3 4 5 बटे, इसमें भी 1 2 3 4 5 बटे, पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बटे कितने उतने बटे इसमें जितनी कोरे उतनी कोरे इसमें, इसका मतलब अर्थात तो मानेंगे माना F B से V डैश में एक फलन है, V से V डैश में एक फलन है जहां फंक्शन Vi, फंक्शन ऑफ Vi इस V के लिए लगा तो मुझे इसमें 5 बटे इसमें 5 बटे मिलेंगे, इसका मतलब मुझे क्या बन जाएगा Vi डैश, जहाँ पे I इक्वल 1 2 3 4 5, इसका मतलब मुझे हर वर्टेक्स की इमेज मिल रही है, इसके अंदर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, फलन F एक की आच्छादक है, आया ना। आगे समझ में, अब हम चेक करेंगे तीसरी कंडीशन, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन कंप्लीट होगी, तीसरी अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सिद्ध करेंगे, अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक शीर्षों के मध्य कोरों
के मध्य आसनता परिलक्षित है। मतलब प्रत्येक के पीछे कोरों के मध्य आसनता परिलक्षित है। देखो हम बात करते हैं V1 और V2 के बीच में। V1 और V2 के बीच में क्या है, कोर है ये, तो या V1 डैश और V2 के बीच में भी है, V2 डैश के बीच है। V1 और V3 के बीच बात करते हैं, V1 और V3 के बीच में सीधी कोई कोड नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है। V1 और V4 की बात करते हैं, V1 और V4 के बीच में है। V1 और V5 की बात करते हैं तो V1 डैश और V1 5 की डैश के बीच में भी है। फिर बात करते हैं V2 की, V2 और V3 के बीच में है, तो यहाँ पे V2 डैश और V3 डैश के बीच में, V2 और V5 के बीच में V2 डैश और V5 डैश के बीच में भी है। फिर V3 की बात करते हैं, V3 V2 के बीच में है, V3 V4 के बीच में, V3 डैश V4 के बीच में है, V3 V5 के बीच में, V3 डैश V5 डैश के बीच में भी है। इसका मतलब जो थर्ड कंडीशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। देखो तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्राफ जी वी में V1 तथा V2 V1 तथा V2 V1 तथा V5 V1 तथा V4 और V2 तथा V1 तो V2 V1 हो गया, V2 तथा V3 V2 तथा V5, एक और आएगा यहाँ पे V1 तथा V5 हो गया ना, और V2 तथा V3 V2 तथा V5 और V3 तथा V4 और V3 तथा V5 और V4 तथा V5 आसन शीर्ष है। क्या है, आसन शीर्ष है। ग्राफ जी में V1 V2 V2 V3 V2 V5 V1 V5 सारे क्या है, आसन शीर्ष है। तो इसके लिए तो ग्राफ जी V1 डैश E1 डैश E1 डैश में तो ग्राफ जी V1 डैश E1 डैश में इनके संगत V1 F V1 इक्वल टू V1 डैश तथा F V2 इक्वल टू V2 डैश। V1 और V2 में तो V1 डैश और V2 डैश के बीच में भी कोड होगी है, इससे फंक्शन से V का तो V डैश का लिखो, ठीक है। ऐसे ही तथा नहीं, ये हो गया कॉमन F V1 इक्वल टू V1 डैश तथा F V5 इक्वल टू V5 डैश। V5 डैश यहाँ लिखा हुआ है ना, नीचे लिखिएगा नहीं, तथा V5 डैश तथा F V1 इक्वल टू
V1 डैश तथा एफ V4 इक्वल टू V4 डैश और दिख तो रहा है ना ऊपर, हाँ, और एफ V2 इक्वल टू V2 डैश तथा एफ V3 इक्वल टू V3 डैश और V2 एफ V2 डैश इक्वल टू V2 डैश तथा एफ V5 इक्वल टू V5 डैश और एफ V3 इक्वल टू V3 डैश तथा एफ V4 इक्वल टू V4 डैश। यहाँ तक आ गई। फिर ये वाला एफ V3 इक्वल टू V3 डैश तथा एफ V5 इक्वल टू V5 डैश और V4 एफ V4 यानी V का एलिमेंट दिया है V4, क्या बनेगा V4 का डैश V4 डैश तथा एफ V5 इक्वल टू V5 डैश आपस में आसन्न शीर्ष है, यानी कि यदि ये आपस में आसन्न शीर्ष है तो इनकी बनने वाली इमेज यानी एफ V1 एफ V2 एफ V3 एफ V4 एफ V5 यानी V1 डैश V2 डैश V2 ये यदि आसन्न कोण है तो वो भी आपस में आसन्न कोण होने चाहिए। यदि V1 आसन्न कोण है V2 का तो एफ V1 एफ V2 का यानी V1 डैश V2 डैश का आसन्न कोण होना चाहिए, वो मैंने लिख दिया। अतः जी डैश क्या है तुल्यकारी है, अतः जी और जी डैश क्या है तुल्यकारी है, क्या है तुल्यकारी। आगे चले आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे कौन सा उपग्राफ, क्या पढ़ेंगे उपग्राफ। देखो उपग्राफ क्या होता है, उपग्राफ देखो उपग्राफ माना एच जी का कोई
ग्राफ एच जी का उपग्राफ कहलाता है। कोई ग्राफ एच जी का उपग्राफ कहलाता है। क्या होगा? कोई ग्राफ एच जी का उपग्राफ कहलाता है यदि एच में उपस्थित कोई ग्राफ एच जी का उपग्राफ कहलाता है यदि एच में उपस्थित सभी शीर्ष और कोरे जी में विद्यमान हो। क्या बोला? कोई ग्राफ एच जी का उपग्राफ कहलाता है यदि एच में उपस्थित सभी शीर्ष और कोरे जी में विद्यमान हो तथा प्रत्येक कोर का अनियमित शीर्ष प्रत्येक कोर का अंतःय शीर्ष वही हो जो कि ग्राफ जी में है। तो आदि शीर्ष यानी जहां से वो स्टार्ट हो रही है कोर, अंत्य शीर्ष यानी अंतिम शीर्ष जहां पे वो खत्म हो रही है कोर। उसने बोला क्या? देखो, उसने बोला कोई ग्राफ एच जी का उपग्राफ कहलाता है यदि एच में उपस्थित सभी शीर्ष और कोरे जी में विद्यमान हो तथा प्रत्येक कोर अनियत शीर्ष वही हो। प्रत्येक कोर का अनियत शीर्ष वही हो जो कि ग्राफ जी में है, जो कि ग्राफ जी में है तथा अर्थात एच जो है वो सबसेट होगा जी का। देखो ग्राफ की बात करते हैं, एग्जाम्पल बता दूं कि कौन सा किसका उपग्राफ है, ये देखना अपने को, है ना। देखो समझो, इधर देखो है ना। यही है, ये हो गया V1 V2 V3 V4 V5, है ना। आगे सभी से मिलावट K5 के नियमित ग्राफ पढ़ा था ना, नियमित ग्राफ, ठीक है। अब देखो हम निकालेंगे इसका उपग्राफ, ये तो ग्राफ। अब बनाएंगे उपग्राफ। देखो क्या करेंगे, ये वर्टेक्स देखेंगे कर लो, वर्टेक्स तो आनी चाहिए V1 V2 V3 V4 V5, यही है। देखो समझो, V1 देखो
देखो V1 ठीक है, अपनी मर्जी से बनाने कुछ भी बना लो। देखो V1, V5, V3, V4। देखो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। देखो V1 V5 के बीच में कोर है क्या? है, तो सही है। V1 और V3 के बीच में है तो है, सही है। V2 और V4 और V5 के बीच में है, सही है। V3 V5 के बीच में है तो सही है। देखो ये चारों चीज इसके अंदर आ रहे हैं और ये सारी की सारी कोरें भी इसके अंदर आ जाएगी। इसका ये क्या हो गया? इसका उपग्राफ हो गया। ठीक है, ऐसे हम इसमें से कितने भी उपग्राफ निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी से बनाना उपग्राफ। चाहे एक ही वर्टेक्स लेके तो ले लो, ये मैंने ये ले लिया ना V1, तो ये भी इसका उपग्राफ है, ये भी इसका क्या है? उपग्राफ। ठीक है, यहाँ V1 से V2 के बीच में कोई वो है देख वो कोर, तो इसमें भी होनी चाहिए। जैसे कोर देखो ये बना दिया मैंने ऐसे, ये V1, V2, V3, V4, V5। इसका उपग्राफ बनाना, ये ग्राफ, इसका उपग्राफ देखो क्या बना रहा है, इसका उपग्राफ। इसका उपग्राफ क्या होगा? सिर्फ मैंने इनको ले लिया, देखो V3 और V4 को ले लिया और V1 को ले लिया, ये ले ली। V2 और V5 को छोड़ दिया। V1 और V3 के बीच में कोई कोर है क्या? नहीं है। V3 V4 के बीच में तो बता दो, और V1 और V4 के बीच नहीं है, V3 V4 के बीच नहीं है, तो ये बन गया ग्राफ। तो ये इसका क्या हो गया? उपग्राफ हो गया। क्या हो गया इसका? उपग्राफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते आगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। उपग्राफ कितने ही बना सकते हो उपग्राफ, ठीक है ना, अपनी मर्जी से बनाने। आज इस क्लास की जो लास्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। देखो स्वयं पूरक ग्राफ, स्वयं पूरक ग्राफ क्या पढ़ रहे? स्वयं पूरक ग्राफ। पूरक ग्राफ हमने पढ़ा था ना, पूरक ग्राफ। पूरक ग्राफ क्या पढ़ा था आपने? क्या पढ़ा था पूरक ग्राफ में? यदि किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में कोई कोर है तो उसके पूरक में उन दोनों के बीच में कोई भी कोर नहीं होगी, तो वो पूरक ग्राफ। यहां पढ़ेंगे स्वयं पूरक ग्राफ। माना GVE एक ग्राफ है तथा G बार V इसका पूरक ग्राफ है। क्या है इसका? पूरक ग्राफ है। तो G बार VE को स्वयं पूरक ग्राफ कहते हैं।
यदि यदि G और G बार यानी ग्राफ और पूरक ग्राफ तुल्यकारी हो। स्वयं पूरक ग्राफ क्या बोल रहे हैं, कोई ग्राफ G है, उसका पूरक ग्राफ G क्या है, बार है, ठीक है, तो वो G बार स्वयं पूरक ग्राफ कहलाएगा यदि G और G बार दोनों क्या हो, तुल्यकारी हो, यानी एक ही हो, आचालक हो, और वो थर्ड डेफिनेशन। आगे हम एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल, ये ग्राफ बना है, V1 V2 V3 V4 E1 E2 E3, ठीक है, ये कोई ग्राफ है G, और इधर बनाएंगे G बार। देखो G बार है पूरा ग्राफ, कैसे बनाएंगे, ये हो गया V1 V2 V3 V4, V1 V2 से मिला हुआ है तो नहीं मिलाएंगे, V1 V3 से नहीं मिला हुआ मिला देंगे, V4 V2 से नहीं मिला हुआ मिला देंगे, V1 V4 से नहीं मिला हुआ मिला देंगे। समझ में आ गया? अब देखो, समझना देखो, अब बताओ कि G एक स्वयं पूरक ग्राफ है क्या, ठीक है ना, तो G होगा स्वयं पूरक ग्राफ, G वाले G है ना, स्वयं पूरक ग्राफ, स्वयं एक पूरक ग्राफ है, ये बताना है। आ गया? देखो अब समझो, इसकी सिर्फ की कोटि कितनी है, एक, इसमें इसकी है, इसका मतलब F, देखो इसमें 1 2 3 4 शीर्ष है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें देखो इसमें 1 2 3 कोर है, तो इसमें भी 1 2 3 कोर है, E1 डैश E2 डैश और E3 डैश, यानी कि कोई भी फंक्शन V से V डैश में एक ही है, आचालक है, एक ही और आचालक का है, जितनी उसमें वर्टेक्स है उतनी ही उसमें क्या है, वो है, जिसमें जितने इसमें शीर्ष है उतने इसमें शीर्ष है, जितनी इसमें कोरे है उतनी इसमें कोरे है, तो हर वर्टेक्स की इमेज बनेगी, इसमें बनेगी जो एक ही के आचालक है। अब देखो F1 इसका मतलब इसकी कोटि एक है, इधर देखो किसी कोटि एक है, तो F1 हो जाएगा बिल्कुल, F हो जाएगा B3 डेस लगा, ठीक है ना, यहाँ पे डेस लगा के जल्दी इसका पूरा की वर्टेक्स ही है, कोरे चेंज होगी, कोरे ये वाली नहीं ना, तो कोरे चेंज होगी। फिर उसके बाद अब बात करते हैं F2 की, F2 हो जाएगा इस बार V1, और F3 की बात करते हैं, वो हो जाएगा V4। अब इसको देखो, V1 और V4 के बीच में कोर है क्या, V1 और V4 के बीच में नहीं है, तो V2 और V3 के बीच में क्या, नहीं है, V1 और V2 के बीच में है क्या, है, तो V1 का V2 और V2 का V1, V2 और V1 के बीच में है क्या, नहीं है, तो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इसको मानिए 4, उसको मानिए 1। देखो V1 और V2 के बीच में कोर है, यहाँ पे है, तो V2 और V4 के बीच में होनी चाहिए, है, ठीक है। ऐसे देखो V1 और V3 के बीच में कोर है क्या, नहीं है, तो V2 V1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, नहीं है। बात करते हैं इसकी, V4 और V2 के बीच में कोर है क्या, नहीं है, तो V3 V4 के बीच में नहीं होनी चाहिए, नहीं है। ऐसे यहाँ देखो V4 V3 के बीच में कोर है क्या, है, तो इसका V3 और V1 के बीच में कोर होनी चाहिए, है, ठीक है। इसकी जो इमेज बनी है, इसकी इमेज के बीच में, यदि यहाँ पर
V1 और V2 के मध्य कोई कोण है तो इसकी इमेज यानी FV1 और FV2 के मध्य की कोण होगी। इसका मतलब क्या हो गया, G जो है वो G बार पे क्या हो गया, तुल्यकारी है। अतः G एक स्वयं पूरक ग्राफ है। G एक क्या है, स्वयं पूरक ग्राफ है। समझ में आई चीज? आया ना समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? आज की क्लास में इतना ही। हमने जो जो पढ़ा उसको रिवाइज करना, ग्राफ थ्योरी स्टार्टिंग से एक एक वीडियो को देखना, आराम से समझना, बुक से पढ़ना, सब समझ में आएगा। ठीक है, थ्योरी पेपर, थ्योरी चैप्टर चल रहा है तो थोड़ा बोरिंग है मगर अच्छा चैप्टर है, पढ़ोगे तो इंटरेस्ट होगी, बहुत अच्छा लगेगा। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।